नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ सचिन राठौर। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ और शुरू करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी से जुड़े मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज सुल्तानपुर की अदालत में बयान दर्ज कराएंगे। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने ये जानकारी दी है। अखिलेश प्रताप सिंह के अनुसार राहुल गांधी दिल्ली से लखनऊ पहुंचेंगे और वहां से सीधे सुल्तानपुर अदालत में पेश होंगे। वो अदालत की कार्यवाही में भाग लेंगे और अपना बयान दर्ज कराएंगे। न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर से लखनऊ लौटेंगे और फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ये मामला अमित शाह को लेकर की गई एक टिप्पणी से संबंधित बताया जा रहा है, जिस पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। राहुल गांधी की पेशी को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो चुकी है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी उत्साह देखने को मिल रहा है। हाँ, राहुल जी अभी दिल्ली से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं और यहाँ से वो सुल्तानपुर जिला मुख्यालय जाएंगे, जहाँ पे कोई अदालती प्रकरण है। उस प्रकरण में वो भाग लेने के लिए या वहाँ पे अदालत में प्रस्तुत होने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद वो लखनऊ आएंगे और दिल्ली चले जाएंगे। हाँ, वरिष्ठ कांग्रेस जन यूपी के जो हैं, अभी उन्हें सब लोग यहाँ रिसीव करेंगे, उनसे भेंट भी होगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और स्थानीय जितने भी कांग्रेस जन हैं, वो सब यहाँ इकट्ठे होने शुरू हो गए। ग्रेटर नोएडा के थाना दादरी क्षेत्र में हुई सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। शिव वाटिका कॉलोनी खटहैरा रोड के पास मिले अज्ञात शव की पहचान गोविंद रावल उर्फ भूरा के रूप में की गई और जो निवासी ग्राम घोड़ी बछेड़ा थाना दादरी के रूप में बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। अब पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक महिला भी शामिल की गई है। एक आरोपी घायल अवस्था में पकड़ा गया और गिरफ्तार आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त बाका यानी कि आला कत्ल, एक अवैध हथियार, कारतूस और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। पुलिस हत्या के पीछे की वजह और पूरे घटनाक्रम की गहन जांच कर रही है और साथ ही आरोपी जो है उनसे पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में होली से पहले मिलावटखोरों पर शिकंजा कसते हुए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। जिलाधिकारी के निर्देश पर चल रही इस कार्रवाई में एक्चर मार्केट स्थित श्याम ट्रेडर्स से 313 किलो राइस ब्रांड तेल और 80 लीटर पैक्ड तेल सीज किया गया है। आपको बता दें, वहीं पर अल्फा 2 में एक रेस्टोरेंट से पनीर का नमूना लिया गया, जबकि सेक्टर 44 छलेरा इलाके से रसगुल्ले का सैंपल लेकर करीब 10 किलो खराब मिठाई को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। कुल 4 खाद्य नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है और विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी कि होली तक यह अभियान लगातार जारी रहेगा और मिलावट पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमावर्ती परसा मालिक थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चेकिंग के दौरान एक लग्जरी कार से 48 किलो 686 ग्राम चरस बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने मौके से आपको बता दें कि वहां पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और अधिकारियों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में मादक पदार्थों की बड़ी खेप लगातार पकड़ी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि पहले चरस तस्करी के मामले में जेल जा चुके एक व्यक्ति के रिहा होने के बाद सीमा क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ गई हैं। भारत नेपाल बॉर्डर से सटे इस इलाके में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने निगरानी और कड़ी कर दी है। मामले में आगे की जांच जारी है। आपको बता दें कि इस लग्जरी कार से जो इतना भारी बरामद में ये पदार्थ बरामद किया गया, इसके बाद अब पुलिस लगातार छापेमारी कर रही, लगातार चेकिंग अभियान बढ़ा दिए गए हैं ताकि कैसे भी करके इस ड्रग तस्करी को रोका जा सके। देखा जा रहा है कि एक गिरफ्तार आरोपी को जब से जेल से रिहा किया गया है, उसके बाद से लगातार ये खबरें बढ़ती जा रही है। वहां पर लगातार ये खबरें सामने आ रही है, जिससे पता चल रहा है कि लगातार वहां पर देखा जा रहा है कि ये तस्करी की घटनाएं बढ़ चुकी है। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष नूरुल इस्लाम के नेतृत्व में किसानों ने कौशाम्बी जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। किसानों का आरोप है कि जनपद में किसान, मजदूर और आम जनता से जुड़े कई गंभीर समस्याएं लंबे समय से लंबित चल रही है, लेकिन प्रशासन का ध्यान इस पर नहीं आ रहा है और ज्ञापन में कहा गया कि कई स्थानों पर भूमाफिया और दबंगों द्वारा
तालाब और सार्वजनिक भूमि पर कब्जा किया गया है। इससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है और नहरों की सफाई न होने से सिंचाई व्यवस्था बाधित है और फसलों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। गन्ना किसानों का भुगतान समय पर न होने से आर्थिक संकट गहराता जा रहा है और किसानों ने अवैध एक्सरे सेंटरों के संचालन, जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और साथ ही पवित्र गंगा और यमुना नदियों में बढ़ते प्रदूषण का मुद्दा भी उठाया। किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि समस्याओं का समाधान न होने पर आंदोलन किया जाएगा। प्रशासन ने जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। ऐसे में देख सकते हैं कैसे लोग आगे अब बढ़ चढ़ सामने आ रहे हैं और लगातार देखा जा रहा है, खासकर जो किसान नेता है वो इन मुद्दों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ जहां पर गंगा और यमुना में सफाई नहीं हो रही है, तो दूसरी तरफ जो सिंचाई में दिक्कतें लगातार आ रही हैं सामने, वो इसी वजह से क्योंकि जगह जगह पर छोटी और कुछ बड़ी दिक्कतें जो किसानों ने लगातार उठाई और इसे हम समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें आगे बढ़ सकती हैं। क्योंकि अभी फिलहाल के लिए ऐसा मौसम है जब किसानों को पानी की ज़रूरत है, लेकिन आगे ही चलकर ये फसलें काम आएंगी। ये फसलें कुछ ही समय में अब आखिरी बार फसल को पानी देना होगा और इसके बाद अगर ये पानी नहीं मिलता तो भारी नुकसान का सामना किसानों को करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आगे चलकर अब इन और भी खाद्य पदार्थों में और चीज़ों में दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। क्या मुद्दे हैं आपके ज्ञापन आज का? हम लोगों की भारतीय किसान राजनीति की मासिक बैठक है, जिसमें हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जो जनपद की समस्याएं किसानों से आई हैं उनमें जैसे कि आपके जल जीवन मिशन के तहत रोडें खोद दी गई हैं, प्रधानमंत्री जी द्वारा सरकार द्वारा हर घर जल हर घर नल की व्यवस्था की गई है, लेकिन उन्होंने रोडें खोद दिया, आज पानी नहीं पा रहा किसान आदमी कनेक्शन ले गया। दूसरी समस्या ये है कि बिजली के बिल अनाप शनाप आ रहे, जमा करके आए हैं अगले महीने फिर 18,000 आ गए। पूछते तो कहीं मीटर में स्टोर था, इनका रीडर मौके पे नहीं जाता। तीसरी समस्या ये है कि जो किसान है इनको स्टोर से ट्रांसफार्मर तार नहीं मिल पा रहा है। ये 2-2 महीने 3-3 महीने जमा कराए हैं पैसा, सिंचाई नलकूप का ये सामान नहीं मिल पा रहा। पेंशन रुक गई है। अब किसी का 70 साल 80 साल का होगा पत्रकार महोदय, अंगूठा नहीं लग रहा उसका, अब उसको वापस किए दे रहे हैं। चेहरे से देख के उससे कोई ऐसी व्यवस्था सरकार को नहीं है। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो कृषि के लिए जो कृषि की बढ़ावा के लिए 2,000 रुपये देता है दिया जाता है, वो बहुत से लोगों का बंद हो गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में तहसील सदर के ग्राम चंदपुर बिचपुरी डेरिया के सैकड़ों ग्रामीण मंडल आयुक्त कार्यालय पहुंचे और मकान खाली कराने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। आपको बता दें कि यहाँ पर ये मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया और प्रदर्शन का नेतृत्व आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम की राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य अक्षर अंसारी, एडवोकेट और जिला अध्यक्ष मनोज सागर ने किया। ग्रामीणों का आरोप है कि बरेली विकास प्राधिकरण ने करीब 70 से 80 मकानों को खाली कराने की नोटिस जारी की है, जबकि वहां रहने वाले अधिकांश लोग गरीब मजदूर हैं और उनके पास कोई वैकल्पिक आवास नहीं दिखता। प्रतिनिधिमंडल ने रमजान, होली और ईद जैसे त्योहारों का हवाला देते हुए तत्काल कार्रवाई रोकने और पुनर्वास की व्यवस्था पहले सुनिश्चित करने की मांग की है। मंडलायुक्त ने आश्वासन दिया कि किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा और मामले की संवेदनशीलता की समीक्षा की जाएगी। ऐसे हम देख सकते हैं कि लगातार जहां एक तरफ लोगों के घर तोड़कर उन्हें हटाने की जो मांग की जा रही है सरकार की तरफ से, उसके बाद लगातार जो लोगों की चिंता है वो ये है कि होली और साथ ही रमज़ान के जैसे त्योहारों को लेकर जो तैयारियां लगातार लोग करते हैं और ख़ासकर हमें देख सकते हैं कि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। इसी बीच अगर एक कार्रवाई होती है तो लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जबकि उनकी तरफ से ये मांग की गई है कि पहले उन्हें यहाँ पर ये पूरी कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई के साथ ही कार्रवाई से पहले ये जो 70 से 80 मकानों को खाली कराना है, उससे पहले ये नोटिस जारी करने से पहले उन लोगों को ये बताया जाए कि पुनर्वास कहाँ पर किया जाएगा, उसकी पूरा इंतज़ाम किया जाए और पुनर्वास की सारी जानकारी दी जाए ताकि उन्हें दिक्कतें सामने ना आए और रमज़ान और होली जैसे त्योहारों को लेकर लोगों को संकट न झेलना पड़े। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर 33 स्थित शिवालिक पार्क में 3 दिवसीय भव्य पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में 120 और देशी और साथ ही विदेशी फूलों की सुंदर झलक प्रस्तुत की गई। आयोजन में थीम केदारनाथ मंदिर पर आधारित थी, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में परिवार और पर्यटक पहुंचे। प्रशासन ने पार्क की सजाया और सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा। रंग बिरंगे फूल और आकर्षक थीम ने
होली के सीजन में दर्शकों को उत्सव का अनुभव दिलाया और साथ ही प्रदर्शनी में बच्चे और बड़े दोनों के लिए मनोरंजन और फोटो संयोग के कई मौके देखने को मिले। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे वहां पर इस फूल प्रदर्शनी को लगाया गया और कैसे वहां पर भारी भीड़ इसे देखने को आई भी। साथ में देखा गया कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग पहुँचे, जहाँ पर टूरिज़्म को भी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिला, जहाँ पर देखा गया कि प्रशासन ने बहुत ही अच्छे से लोगों के लिए सुविधा बनाए रखी थी और वहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इससे वहाँ पर लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 नाव की टक्कर के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। घटना के बाद पुलिस आयुक्त कार्यालय ने विशेष अलर्ट जारी किया और गंगा नदी के किनारे व्यापक जांच अभियान चलाया। एसीपी गौरव कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शहर के सभी 84 घाटों पर सघन अभियान चलाया और सादे कपड़ों में तैनात अधिकारियों ने असुरक्षित तरीके से नाव चला रहे संचालकों की पहचान की। जांच के दौरान 4 नाव को जब्त किया गया, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा नाव पर सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को लेकर निशान लगाया गया। बिना लाइफ जैकेट के नाव संचालन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए और पुलिस का कहना है कि पर्यटकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। घाटों पर अब नियमित निगरानी और चेकिंग अभियान जारी रहेगा। इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे लगातार वाराणसी में लगातार प्रशासन सख्त अलर्ट मोड पर दिख रहा है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे 2 नाव की जो हमने आपको बताया कि 2 नाव की टक्कर के बाद अब ये देखा जा रहा है कि प्रशासन लगातार इस पर काम कर रहा है कि आगे ऐसी कोई घटना सामने ना आए और अगर कोई घटना ऐसी सामने आती है तो उसके बाद भी कोई व्यक्ति के जीवन को संकट ना हो। इसलिए ये भी देखा गया खासतौर पर और चिन्हित किया गया उन नाव चलाने वाले लोगों को जो लोग बिना लाइफ जैकेट्स के लोगों को वहां नाव में लेकर जाते हैं और लोगों की जान से खिलवाड़ करते दिखते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में अखिल भारतीय मुस्लिम जमीयत के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने आरएसएस प्रमुख के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने घर वापसी का जिक्र किया था, जिसे वो धर्म परिवर्तन के रूप में देखते हैं। रजवी ने कहा कि जब मौलाना अरशद मदनी ने इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त की तो उन्हें सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना चाहिए था। उनका कहना था कि दोनों ही देश के प्रमुख व्यक्तित्व और बड़े संगठनों के नेता हैं, इसलिए सार्वजनिक बयान बाजी में संयम और शालीनता जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि एक संवेदनशील मुद्दों पर ऐसे संवाद और आपसी समझदारी से ही समाधान निकाला जा सकता है। बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा और ज्यादा तेज हो चुकी है। आरएसएस का एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में आरएसएस के चीफ डॉक्टर मोहन भागवत जी ने घर वापसी की बात कही थी। हम तो ये समझते हैं कि घर वापसी का मतलब धर्मांतरण है और उस पर जमीयतुल उलमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी साहब ने अपनी राय दी। तो ये दोनों भारत की बड़ी शख्सियतें हैं और बड़े संगठन से वाबस्ता हैं, मुखिया हैं, जिम्मेदार लोग हैं। मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए मदनी साहब को और पढ़े लिखे लोगों की, दानिश्वर तबके की ये पहचान होती है कि वो जो भी भाषा बोले। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर।